मॉर्निंग बच्चों, कर रहे हैं चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन एवं प्रक्षेप्य ज्ञान के टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं। तो हम आज सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, आपको ये पता है बेटा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं n इंटू यू। ये आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। तो जहाँ पर n क्या है, n है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या है हमारी यूनिट। ये डायमेंशनल एनालिसिस वाले पार्ट में आपने पढ़ा था। तो अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं मार्केट गई और मार्केट से मैंने 2 kg वेजिटेबल ली। तो दो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और kg हमारी यूनिट हो गई। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मुझे डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है कि 2 kg ईस्ट में से वेजिटेबल ली मैंने या 2 kg वेस्ट से ली या कहाँ से ली। तो यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन क्या है, सफिशिएंट है, काफ़ी है, मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार की क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। बट अगर हम मार्केट गए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि घंटा घर चौक से 500 मीटर की डिस्टेंस पर एक शॉप है, आप वहाँ से मिठाई लेके आओ। और आपने बस घंटा घर सुना क्योंकि आपको घंटा घर तो मालूम था, आपने घंटा घर सुना और आप चल पड़े। जब आप घंटा घर पहुँचे तो घंटा घर में 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वहाँ जाके अब आपने कहा कि यार हमें कौन सी सड़क में जाऊँ, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन की नीड हुई। तो यहाँ पर कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं जिनमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता हो उनको क्या कहते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं या सदिश राशियां कहते हैं। अब हम ये निकाल लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। ये जो 2 राशियां आपने पढ़ी, इन दोनों राशियों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो आप अब तक पढ़े हुए हैं, अब तक आपकी जो नॉलेज है उनके अनुसार क्या है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है। जो संख्या होती है, संख्यात्मक मान, उसकी जरूरत होती है न्यूमेरिकल वैल्यू की, ठीक है ना। और मतलब मैग्नीट्यूड, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ही कहते हैं, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए, हमको डायरेक्शन भी चाहिए। अब जो तीसरा पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जो हमारा स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर quantities added according to the ordinary rules of algebra। जैसे ये हमने 2 किलो वेजिटेबल ली, फिर हमने 3 kg वेजिटेबल ली, टोटल कितनी kg ले ली हमने, 5 kg। लेकिन वेक्टर के केस में क्या है, वेक्टर के केस में है कि दे ऑब्जेज ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ को ये फॉलो करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशन है ऑफ वेक्टर, नेसेसरी कंडीशन टू बी अ वेक्टर। मैं अभी आगे बताऊंगी कि क्यों, ठीक है। ये सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन से नहीं पता चल सकता, उनको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ओबे करना चाहिए। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे 5 मीटर एक बच्चा 5 मीटर पहले ईस्ट की तरफ डिस्प्लेस हुआ एंड देन वहाँ उसी पॉइंट से वो 2 मीटर फिर से ईस्ट को डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड दोनों टाइम 5 और 2 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, टोटल 7 मीटर आ गया। इसी प्रकार से वही बच्चा पहले 5 मीटर ईस्ट गया, ठीक है, और फिर उस पॉइंट से जहाँ वो पहुंचा वहां से 2 मीटर वो वेस्ट की तरफ चला। अब यहाँ पर भी देखिए मैग्नीट्यूड 5 और 2 ही है, बट नाउ इन दिस केस जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। क्वांटिटीज वही हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो गया। अब इसी प्रकार से एक और एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर देखिए कि पहले तो एक बच्चा हुआ, वो कितना हुआ, 5 मीटर हुआ। तो देखिए तीनों केसेस में जो है जोड़ने का जो हमारा तरीका है या फाइनल रिजल्ट निकालने का जो तरीका है, तीनों केसेस में अलग अलग है। ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि जो वेक्टर एडिशन है वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन वेक्टर। मैं यहाँ पे कह सकती हूँ
कि एडिशन डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देखिए, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उन सब में डायरेक्शन मस्ट है। बट ऑल क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। इसका मतलब समझ में आया आपको कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनमें डायरेक्शन जरूर होगी, लेकिन सभी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन है कोई जरूरी नहीं कि वो वेक्टर्स हों। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक करंट में आपको पता होगा डायरेक्शन होती है, हैज डायरेक्शन बट नॉट अ वेक्टर। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर नहीं है, लेकिन उसमें देखिए डायरेक्शन होती है। आपने देखा होगा कि ये देखिए फॉर एग्जांपल 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर ये 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए जो टोटल आउटपुट होगा, ये आउटपुट है, टोटल आउटपुट हो गया 5 एम्पियर। ये यहाँ से आया तो यहाँ से आया तो इस वाली ब्रांच में टोटल कितना आउटपुट आ गया, 5 एम्पियर करंट आ गया। यहाँ पे कोई भी एंगल रहा हो, और अगर आप इस तरह से हम डायग्राम बनाएं तब भी आप देखिए 5 एम्पियर की करंट है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब सिंपल ये वेक्टर एडिशन, सिंपल एडिशन है, वेक्टर एडिशन नहीं है। तो ये एक एग्जांपल, ठीक है। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा वेक्टर है उसको हम एक एरो की हेल्प से शो करते हैं, और जो एरो की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम टेल कहते हैं, और जो लेंथ होती है वो लेंथ मैग्नीट्यूड कहलाती है, ठीक है। और जो एरो पॉइंट होता है उसको हम हेड बोलते हैं, हेड टेल हो गया, और जो लेंथ हो गई मैग्नीट्यूड हो गया। अब सबने यार, अब अगर आपसे कहा जाए कि फोर्स आपका 5 न्यूटन है, तो अब आप खींचिए तो यार 50 मीटर है डिस्टेंस, आप इसको ड्रॉ कीजिए तो हर बार इतना लंबा खींचने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको किस तरह से लगाते हैं, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर हम एरो लगा देते हैं, तो हम वेक्टर को इस तरह से शो करते हैं। तो यहाँ पर ए मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गई। और मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये उसकी डायरेक्शन हो गई। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि वेक्टर एफ जो है वो 5 न्यूटन ईस्ट की ओर है, ठीक है। तो ये तो आपका 5 न्यूटन तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और जो ईस्ट हो गया आपका वो डायरेक्शन हो गया। तो अगर हमें इसे केवल मैग्नीट्यूड बताना होगा तो हम किस तरह से बताएंगे, एरो लगाएंगे, मॉड लगाएंगे, इसे मॉड कहते हैं, और इक्वल टू 5 न्यूटन। ओके, अब डायरेक्शंस कैसे होते हैं। तो डायरेक्शंस देख लीजिए, डायरेक्शंस आपको 4 डायरेक्शंस तो आपने पढ़ी होगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर यहाँ पर ये 45 डिग्री है तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, यहाँ से नॉर्थ से अगर 45 डिग्री ले लिया तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर ये तो सिंपल है, अगर ठीक मिड में 45 डिग्री के एंगल पे होगा तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ इस तरह से होगा, साउथ वेस्ट होगा। लेकिन अगर 45 के अलावा कोई और एंगल है तो तब हम क्या करते हैं, जैसे अगर ये ईस्ट से 30 डिग्री के एंगल पर कोई वेक्टर है तो हम उसे पढ़ेंगे 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसी प्रकार से नॉर्थ से अगर 60 डिग्री पर है तो हम क्या पढ़ेंगे, 60 डिग्री वेस्ट, 60 वेस्ट की तरफ है नहीं, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू वेक्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। पहला है ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। मतलब अगर हम वेक्टर को 2 पाई एंगल से घुमा दें, 2 पाई का मतलब कितना होता है, 360 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री। अगर हम वेक्टर को 2 पाई एंगल या 360 डिग्री से रोटेट कर देते हैं
तो वेक्टर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ये देखिए वापस जो हमारा वेक्टर है उसी प्लेस पर पहुंच। दूसरा पॉइंट है अ वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। हम एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इससे लेंथ और डायरेक्शन बस हमें ये ध्यान रखना है कि लेंथ एंड डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज। डायरेक्शन और लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो ये जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये देखो ये नीचे की ओर है। अगर मैं ये शिफ्ट कर दूं तो इसको मुझे रीड करना आसान हो जाएगा। तो देखिए मैंने पैरेलली इसको शिफ्ट कर दिया। बस ये ध्यान रखना है कि देखो डायरेक्शन भी चेंज ना हो और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी लेंथ। आप एरो को कोई भी क्वांटिटी होती है आप उसको लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर 5 न्यूटन फोर्स है, जैसे अगर 5 न्यूटन फोर्स है तो हम क्या मान लेंगे, अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या लिख लेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 5 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 5 सेंटीमीटर। हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसका तीसरा पॉइंट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 0 डिग्री। मतलब जो दो वेक्टर हैं उनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए एंगल ए और बी के बीच में आपको जो टेल से टेल हमने मिला दी है एंगल ए और बी की। अब देखिए यहाँ पे 250 भी दिख रहा है और 110 डिग्री भी दिख रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि एंगल ए और बी के बीच में कौन सा एंगल है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप कहेंगे 110। तो यहाँ पर जो 180 से कम कितना है 110। इसी प्रकार से देखिए ये दूसरा एंगल बन रहा है 60 डिग्री और 300 डिग्री। दो एंगल आपको नजर आ रहे हैं। अब आपसे कहा जाए कि ए और बी के बीच में कौन सा एंगल है, तो कोई बच्चा ये भी बोल सकता है, कोई ये भी बोल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वेक्टर के बीच में एंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री से कम। तो ये देखिए 60 डिग्री, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ वेक्टर के टाइप्स। तो पहला है हमारा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो उसका और दूसरा उसकी क्या हो डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन, तो वो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया 2 मीटर ईस्ट एंड 3 मीटर ईस्ट, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन तो सेम है but magnitude are different, so therefore these are not equal vectors। ये equal वेक्टर नहीं है। इसी प्रकार से मैंने अगर ये लिया 2 मीटर ईस्ट एंड 2 मीटर वेस्ट, इन दिस केस मैग्नीट्यूड तो सेम है, 2 मीटर इक्वल मैग्नीट्यूड हो गया, बट ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन इज नॉट सेम। तो ये दोनों वेक्टर भी क्या है इक्वल वेक्टर नहीं है। अब मैंने एग्जांपल लिया 2 मीटर ईस्ट एंड 2 मीटर ईस्ट। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दीज टू आर इक्वल वेक्टर। अब दूसरा लेते हैं हम नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स। इसमें क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। जैसे 2 मीटर ईस्ट एंड 2 मीटर वेस्ट, देखिए मैग्नीट्यूड सेम हो गया बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ये ईस्ट और इसकी डायरेक्शन वेस्ट, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो दीज टू आर नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स। तो इनको शो कैसे करेंगे, देखिए इसको शो करने का तरीका ये है कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी का अपोजिट, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो इस तरह से हम उसको शो करेंगे। नेक्स्ट है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स कौन से होंगे, जिन वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होंगे, जब
दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री का होगा, यानी कि वो अपोजिट वेक्टर्स होंगे। तो इस तरह के वेक्टर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। अब है कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट आ गया कोलिनियर वेक्टर्स। विच लाइन ऑन, मतलब ऐसे वेक्टर सेम लाइन, जो एक ही लाइन पर, सेम लाइन या सेम पाथ, एक ही रास्ते पे जो वेक्टर होंगे वो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ये देखिए ये एक ही लाइन है और इसी लाइन पर ये दो वेक्टर ए और बी लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं। नेक्स्ट है कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर विच लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे देखिए कोलिनियर, कोलिनियर में सेम लाइन में होंगे, और कोप्लेनर में, यहाँ से भी देख लीजिए प्लेनर, जो सेम प्लेन में हो। सेम प्लेन क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। ओके, जो 2 डायमेंशनल, वो एनी टू, कोई से भी टू, जब भी आप कोई दो वेक्टर उठाएंगे वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। कोई से भी दो वेक्टर ले लीजिए, वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो, 3 हो, तब क्या हो सकता है? अगर 3 वेक्टर हैं तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वेक्टर जो है वो है कॉन्करेंट वेक्टर्स। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हो एक ही पॉइंट पर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जब एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हो, या 2 और मोर वेक्टर्स whose line of action intersect at a common point। आई बात समझ में कि जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हो, या फिर उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस को हम बढ़ाए जाए, लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे बढ़ाए, तो वो एक पॉइंट पे मीट करें, तो वो कॉन्करेंट वेक्टर्स होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी सी वेक्टर है और ये तीनों एक ही पॉइंट O पर मीट कर रहे हैं। और दूसरा देखिए ए बी सी 3 वेक्टर तो हैं, लेकिन अभी ये मीट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हमने ए बी सी को तीनों को एक्सटेंड किया, तो देखिए वो O पॉइंट पे मीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो वेक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्करेंट वेक्टर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का जो वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ वेक्टर whose magnitude is 1, मीन्स ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो कैसे दिखाते हैं मैग्नीट्यूड को? ऐसे, ठीक है ना। ये देखिए दो मॉड के बीच में हमने वेक्टर लिख दिया, ये हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड 1 होता है। और इसको दिखाते कैसे हैं? रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, यूनिट वेक्टर को, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1 है। और इसको रीड कैसे करते हैं? ए कैप। ये देखिए ए के ऊपर लगा है ना, ये इसे कैप करते हैं, ए कैप। अब इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ए कैप होता है वेक्टर ए अपॉन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है, केवल एक ही काम है इसका, क्या? यूनिट वेक्टर हैज ओनली 1 यूज। एक ही यूज है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। टू गिव डायरेक्शन, दिशा देना, गिव डायरेक्शन टू अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को अगर हमें डायरेक्शन देनी हो तो उसके लिए हम उसमें यूनिट वेक्टर को यूज कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड 1 है तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन हमें डायरेक्शन मिल जाएगी।